हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार के अंदर से इंडिया जीके के पीवाईक्यू के बारे में अपन विश्लेषण देख रहे थे। एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे, आज ये सेकंड पार्ट होने वाला है साथियों। तो आज का पहला सवाल आ जाता है कि सूची 1 महाजनपद को सूची सेकंड राजधानी के साथ में सम्मिलित करें और दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनें। इसमें एक तरफ महाजनपद दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखी है, राजधानियाँ दे रखी हैं। पहला बात करते हैं अपन काशी। जो काशी महाजनपद है ना, इसकी जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। याद रखना कौन सी थी, वाराणसी थी। दूसरा बात करते हैं अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी चंपा। कौन थी साथियों, चंपा। और दूसरा बात करते हैं वज्जी। इसकी जो राजधानी थी वो आ जाती है वैशाली। कौन सी आ जाती है, वैशाली आ जाती है, ठीक है। और दूसरी आ जाती है वत्स। वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी साथियों वो थी कौशाम्बी। कौन सी थी, कौशाम्बी थी। तो इसमें जब अपन मैच करवाते हैं तो देखो ये वाराणसी आ जाता है। दूसरा बात करें ना साथियों, अंग है, अंग की कौन सी जाती है, चंपा आ जाती है। और इधर बात करें वज्जी के अंदर से तो ये किसका अंदर से कौन जाती है, ये आ जाती है वैशाली। और वत्स की आ जाती है साथियों कौशाम्बी आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सेकंड सही रहेगा। लास्ट वाले वीडियो में थोड़ी सी वीडियो की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब की बार बढ़िया क्वालिटी मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है साथियों कि इन स्मारकों का उनके निर्माण के काल के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है कौन सा, ताजमहल। ताजमहल है ये 1643 में बनाया जाता है। निर्माणकर्ता के बारे में बात करें तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। दूसरा बात करें इंडिया गेट। इंडिया गेट को 1931 में बनाया जाता है साथियों। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एक अंग्रेज आते हैं, उस अंग्रेज का नाम आ जाता है एडवर्ड लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण वर्ष बात करें ना साथियों तो ये आता है 1573। और ये किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा बनाया जाता है। अगर किले के बारे में बात करें तो आगरा का जो किला है 1573 में बनता है साथियों। और ये भी अकबर बनाता है। कौन बनाता है, अकबर बनाता है इसको। तो इसके कालक्रमों के अनुसार जब अपन जमाते हैं तो पहले नंबर पर यह आ जाता है कौन सा, आगरा का किला। आगरा का किले के बारे में बात करें ना साथियों तो बाद में कौन सा जाता है, ये आएगा, सेकंड वाला जाता है, ये सेकंड नंबर पर आ जाता है। थर्ड पर बात करें ना साथियों तो ये आ जाता है कौन सा, ताजमहल आ जाता है थर्ड पर। और फोर्थ पर बात करें तो इंडिया गेट आ जाता है। इसके साथ में अपना आंसर रहेगा सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहले बात करते हैं नागनंदा। नागनंदा जो रचना है इसका जो रचनाकार हैं वो हर्ष हैं, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें मुद्रा राक्षस, इसके जो रचनाकार हैं वो आ जाते हैं विशाख दत्त आते हैं, ये भी बात सही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आ जाता है मत्स्यकटिकम शूद्रक आ जाते हैं, ये बात भी सही आ जाती है। नेक्स्ट आता है रत्नावली। रत्नावली है ना साथियों, रत्नावली के जो रचनाकार हैं राजशेखर नहीं है तो कौन आ जाते हैं, हर्षवर्धन आते हैं। कौन से आते हैं साथियों, हर्षवर्धन आते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो जो सही सुमेलित हैं उसी के बारे में बात की गई है। पहला, दूसरा और तीसरा आपके ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे वह था। तो उसका नाम आ जाता है साथियों, कौन आता है, हुमायूं आता है। हुमायूं के बारे में चर्चा करें तो प्रथम मुगल शासक बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं था। इनका जो जन्म होता है ये 1500 कब होता है, 1508 में होता है। और कहाँ पर हुआ, काबुल में हुआ साथियों। कहाँ पर हुआ, काबुल के अंदर से इनका जन्म होता है। हुमायूं का जो शासन है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों के अंदर से 1530 से लेकर 1534 तक रहता है। 1530 से लेकर 1534 तक इन क्षेत्रों के अंदर से इनका शासन रहता है। बाद में क्या करता है, ये 1555 से स्टार्ट होता है और 1556 तक चलता है। इसके बीच में जो 15 साल बीते थे उनके अंदर से ये क्या करता है, निर्वासन के अंदर से बिताए जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हुमायूं की जो जीवनी है उसका नाम आ जाता है हुमायूं नामा। कौन आ जाता है, हुमायूं
नामा आ जाता है साथियों। और हुमायूं नामा है ये इनकी जो बहन थी, हुमायूं की बहन आ जाती है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी जाती है हुमायूं नामा, और ये हुमायूं के जीवन से संबंधित रचना है। और बाद में बात करें तो 1556 के अंदर से क्या होता है कि जो हुमायूं की मृत्यु होती है ना, वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि ईस्वी सन खालिस्तान में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो यह ऑप्शन का अंदर से बात करें तो 1829 आ जाता है। बात करते हैं अपन राजा राम मोहन राय के बारे में। तो जो राजा राम मोहन राय हैं को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और साथ ही आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी माने जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया? बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का इनको क्या था? ज्ञान था। इनके सहयोग से 1829 के अंदर से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और इससे पहले बात करें तो अकबर और मराठा पेशवाओं के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन लास्ट में 1829 के अंदर से जो सती प्रथा है ना, उनको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। सबसे पहले बात करें तो कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन है ना साथियों, ये मार्च में आता है, और मार्च कब? 1946 में आता है। दूसरा बात करें तो क्रिप्स मिशन आ जाता है। तो क्रिप्स मिशन भी कहाँ पर आता है? मार्च में आता है, ये 1942 में आता है साथियों। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव। ये कब आता है? ये आता है साथियों 14 जून की बात आती है। कब आता है? 14 जून। और 14 जून कब है? 1945 में आता है। और नेक्स्ट बात करें माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन योजना है ना, ये 3 जून को आती है। कब आती है? 3 जून 1947 को आती है। तो अब इनका कालक्रम आप आराम से जमा सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना साथियों, ये बी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना खालिस्तान में होती है। तो कब होती है? याद रखना 1915 में होती है। किन के प्रयासों से होती है? तो हिंदू महासभा भारत का एक राजनीतिक दल था। इसकी जो स्थापना करते हैं, नाम आ जाता है मदन मोहन। नाम याद रखना, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व के अंदर से स्थापना होती है। कब? 1915 में। और बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर इसके भी अध्यक्ष रहे हैं। ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, मूल रूप से इसका ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। तो किसको चुना गया था? याद रखना, BN राव को चुना गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया जाता है? 1924 के अंदर से स्वराज पार्टी के द्वारा दिया जाता है साथियों। तो पहली बार कब दिया गया? 1924 में दिया जाता है। दूसरा, अगर व्यक्तिगत तौर के ऊपर बात करें ना साथियों, तो MN रॉय के द्वारा, किसके द्वारा? MN रॉय के द्वारा 1934 में दिया जाता है। संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में गठन होता है इसका। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक होती है। और इस प्रथम बैठक के अंदर से जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा उम्रदराज जो व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। बाद में 2 दिन बाद में एक और बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है साथियों? स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये अध्यक्ष थे, ये मनोनीत नहीं हुए थे। जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो मनोनीत हुए थे उम्रदराज के अकॉर्डिंग, और ये आते हैं निर्वाचित होकर। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा की कार्रवाई क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो ये याद रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट आता है कि खालिस्तान के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया। तो नाम याद रखना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 के द्वारा 6 वर्ष तक से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यह मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था। इसमें अनुच्छेद 21 क याद रखना, कौन सा? अनुच्छेद 21 क। 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधित किया गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम अपने को बताना है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल रहता है वो 1962 से स्टार्ट होता है और 1962 से 1967 तक चलता है। वीवी गिरी के बारे में बात करें तो वीवी गिरी का जो कार्यकाल 1967 से 1969 तक होता है साथियों। कब तक होता है? 1969 तक होता है। KR नारायण के बारे में बात करें तो इनका 1974 से स्टार्ट होता है और 1989 तक इनका कार्यकाल चलता है। दूसरा बात करें डॉक्टर BD जत्ती का जो कार्यकाल होता है 1992 से स्टार्ट होता है और 1997 तक चलता है। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा इनके अकॉर्डिंग तो ये रहेगा डी वाला। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विजिबिलिटी नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि 2 कथन दे रखे हैं, उन कथनों के बारे में बताना है। पहला अभिकथन आ जाता है कि भारत लोकतांत्रिक है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा जो तर्क दे रखा है ना, तो भारत का अपना स्वयं का संविधान है, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है साथियों। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा ना साथियों, इसके अंदर से कौन जाता है? A और B दोनों सत्य हैं, परंतु R है, यहाँ याद रखना A और R लिखा हुआ है यहाँ पर। A और R दोनों सत्य हैं, परंतु R है A की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है उसके बारे में बात करें तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि विधायिका चुनने का अधिकार यहाँ नागरिकों के पास में है। भारत गणतंत्र देश भी है, ये भी याद रखना, क्योंकि देश में सर्वोच्च नेता का जो चुनाव होता है नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है तथा भारत अपना संविधान खुद रखता है, या फिर ये कह सकते हो कि भारत का अपना संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों वो आ जाता है रक्षा मंत्री। बात करें भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति जो रक्षा मंत्री हैं वो उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया। ये फाउंडेशन लिखा हुआ है पूरा, थोड़ा सा कटा हुआ है, याद रखना। ठीक है, इसके बारे में तो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो पोषण ज्ञान रहेगा। बात करते हैं तो नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के साथ में साझेदारी में स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड सवाल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया था। तो सही ऑप्शन आ जाता है 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान अनुच्छेद 338B में के तहत क्या किया गया? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय हुआ करता था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि दक्कन पठार मुख्यतः बना है, तो किससे बना है? बेसाल्ट से बना हुआ है। दक्कन के पठार को विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर स्थित है। और बात करें तो इसका आकार है वो कैसा है? त्रिभुज आकार है साथियों। कैसा है? त्रिभुज के आकार का इसका आकार है।
और बात करें दक्कन के पठार के अंदर से, तो इसके उत्तर की सीमा सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा, और पूर्व की तरफ अपन बात करें तो जिसमें पूर्वी घाट आ गया और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित की जाती है। और इसके विस्तार के बारे में बात करें तो 7 राज्यों में है। कितने राज्यों में है इसका विस्तार? 7 राज्यों में। ये भी थोड़ा सा याद रखना साथियों। और जो सर्वाधिक विस्तार है ना, वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो निर्माण है ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है और इस पठार में पूर्व में विदर्भ, जो पूर्व का जो क्षेत्र है उसको विदर्भ कहा जाता है। क्या कहते हैं? विदर्भ कहा जाता है पूर्व का क्षेत्र, पूर्व का क्षेत्र को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना साथियों, वो रहेगा कच्छ की खाड़ी। देखो, कच्छ की खाड़ी अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है। ठीक है, भारत में वर्तमान के अंदर से 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व फैले हुए हैं। ठीक है, और वो 18 कौन कौन से हैं? देखो साथियों, पहला अपन बात करते हैं तो पहले का नाम आ जाता है नीलगिरी। कौन सा आता है? नीलगिरी आ जाता है। और नीलगिरी का जो विस्तार है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आ जाता है। दूसरा अपन बात करें तो नंदा देवी आ जाता है। कौन सा आता है? नंदा देवी। इसका जो विस्तार है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है नोकरेक जो है ये मेघालय में आपको देखने को मिल जाता है। चौथा अपन बात करें तो नाम आ जाता है मानस आ जाता है। और मानस के बाद में मानस कहाँ पर है? असम में आ जाता है। एक और बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आ जाता है। एक और आ जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है साथियों? ये तमिलनाडु में आ जाती है। ग्रेट निकोबार आ जाता है। ग्रेट निकोबार आ जाता है। और ग्रेट निकोबार कहाँ पर है? ये याद रखना, अंडमान निकोबार में आ जाता है। एक और आ जाता है सिमलीपाल। कौन सा आता है? सिमलीपाल। सिमलीपाल। और सिमलीपाल कहाँ पर है? ये ओडिशा में आपको देखने को मिल जाता है। और एक असम में है जिसका नाम आता है डिब्रू सोखावा। ठीक है, ये कहाँ पर है? असम में आपको देखने को मिल जाता है। और एक आ जाता है दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश है। एक पचमगढ़ी जो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। सिक्किम में कंचनजंगा आ जाता है। ऐसे ये 18 हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं? तो किससे जुड़ी हुई हैं साथियों? 4 राष्ट्रों के बारे में बात की गई है, तो इसमें तो कोई भी नहीं होगा। पहले बात करते हैं, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य की नेपाल से, असम की भूटान से और बांग्लादेश से, जबकि नागालैंड की म्यांमार से लगती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता हो। ठीक है, तो ये उसके अंदर से ऑप्शन नंबर आता है डी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो वो कौन सा आ जाता है साथियों? याद रखना, उसका नाम आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में दिसंबर माह से सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। या मकर रेखा सबसे नज़दीक है, इसलिए वह स्थान है जो दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य का प्रकाश है वो प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और इसके बारे में बात करें तो कन्याकुमारी है वो क्या जाता है साथियों? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल जाता है सुमेलित करना है। तो एक तरफ दे रखे हैं ये और दूसरी तरफ उनके राज्यों के बारे में दे रखे हैं, संयंत्र दे रखे हैं। देखो भिलाई के बारे में अपन बात करें ना, इस्पात संयंत्र हैं सारे के सारे। और ये जो भिलाई है ये कहाँ पर, भिलाई के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? जो सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दूसरा बात करें दुर्गापुरा या फिर दुर्गापुर है, ये कहाँ पर है? ये याद रखना, ब्रिटेन की सहायता से इसको लगाया जाता है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है साथियों। कहाँ पर आ जाता है? ये रहा पश्चिम बंगाल आ गया। दूसरा बात करते हैं राउरकेला। राउरकेला है ये जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया जाता है। और ये है कहाँ पर राउरकेला? ये ओडिशा में आ जाता है। और जो जमशेदपुर है ये आ जाता है झारखंड में आ जाता है। ठीक है, ये इस्पात संयंत्र हैं, ये उनके राज्य हैं, इनको आपको मिलाना है। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा ना साथियों, थोड़ा सा इनके बारे में लिख सकते हो आप। पहले बात करते हैं दुर्गापुर, ये किसके द्वारा लगाया गया? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया, पूछ सकता है अब की बार। और राउरकेला के बारे में बात करें तो ये जर्मनी के सहयोग से लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं भिलाई। भिलाई किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा।
ब्रिटेन के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। अपना जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर से तो आ जाता है साथियों कौन सा, ये रहेगा डी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यवस्थापक उत्तर से दक्षिण श्रृंखलाओं के उसकी अवस्थिति के अनुसार सही है। इसमें आपको बताना है उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ बताना है साथियों, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बताना है। तो सबसे पहले नाम आ जाता है किसका, काराकोरम का आता है, काराकोरम का पहले नंबर पर काराकोरम आ जाता है। दूसरा अपन बात करें तो लद्दाख आप मान सकते हो, दूसरा लद्दाख आ गया। तीसरा अपन बात करें तो आ जाता है जास्कर, कौन सा आता है, जास्कर आ जाता है। और चौथा अपन बात करें तो कौन सा है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल आ जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, ये पूछ सकता है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है K2, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा ना साथियों वो कौन सा रहेगा, ये सी वाला रहेगा। पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, और तीसरा जास्कर का, और चौथा ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कर्क रेखा खालिस्तान से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में बात करें तो इसके अंदर से कहाँ से गुजरती है, जब अपन मैप देखते हैं तो ये राजस्थान का मैप आपको देखने को मिल जाता है, इधर से डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, और इधर गुजरात आ जाता है उसका पड़ोसी राज्य, और इधर आ जाता है कौन सा, मध्य प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश दे रखा है, क्या मध्य प्रदेश दे रखा है साथियों, ठीक है। और जो कर्क रेखा है भारत के अंदर से 8 राज्यों के अंदर से गुजरती है। कितने राज्यों के अंदर से गुजरती है साथियों, 8 राज्यों के बारे में। अब बात करें तो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिसके अंदर से कर्क रेखा पर कैंसर लाइन गुजरती है साथियों। तो सबसे पहले बात करें तो गुजरात स्टार्ट होता है, गुजरात के बाद में बात करते हैं तो राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश, कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आ जाता है। बाद में आता है छत्तीसगढ़, कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड आ जाता है, कौन सा आता है, झारखंड आ जाता है। और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल के बाद में बात करें तो त्रिपुरा आ जाता है, कौन सा आता है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। इन राज्यों के अंदर से कैंसर लाइन गुजरती है भारत के अंदर। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो मध्य प्रदेश रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं। इस पुष्प का नाम बताइए। इसका नाम आता है नीला कुरेजी, ठीक है। ये 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज जिसको बोला जाता है अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। ये तो वैसे तो करंट का क्वेश्चन है उस समय का, तो इसमें रक्षा कर्मियों को भी सही आंसर आएगा। दूसरा बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को भी आएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर से प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिसके 4 या फिर अधिक राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं उनके कर्मचारी हैं उनको भी आएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही रहेंगे साथियों। और ये जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है 15 सितंबर से स्टार्ट होती है, 15 सितंबर 2021 से इसकी शुरुआत होती है। आज के लिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्वालिटी बढ़िया होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।